नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 1 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, या कोई स्टेट का एग्जाम हो, इवन पीसीएस का एग्जाम हो, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो बेसिकली तो मैंने 11 से बता दी कि किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि यार जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो जिसमें भी बेसिकली जीएस का पोर्शन आता है तो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके। तो अब बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। यस। तो बेसिकली हमें सबसे पहले बात तो ये है कि अमेंडमेंट्स के बारे में, कि संविधान संशोधन के बारे में हमें संविधान में कहाँ मिलता है, बेसिकली कहाँ हमें बात पता पड़ती है कि यहाँ पे संविधान संशोधन के बारे में जिक्र किया गया है। तो हम अगर बात करते हैं, अब हमें ये चीज़ तो पता है ही कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 395 हमारे पास में आर्टिकल है। तो उसमें से जो भाग नंबर 20वां है, उसके बारे वहाँ पे हमें पता चलता है कि संविधान संशोधन के बारे में, अमेंडमेंट्स के बारे में। और जो बात की गई है आर्टिकल 368 में, यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल में। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो 368 में मेनली बात की गई है, और पार्ट नंबर है 20वां। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोर्स। बेसिकली हम सभी को मालूम है कि हमारे संविधान में जितने भी प्रावधान हैं, या तो वो जो 1935 का एक्ट था वहाँ से लिए गए हैं, या फिर किसी न किसी कंट्री के संविधान से लिए गए हैं, है ना। चाहे वो यूएस का हो, कनाडा का हो, यूके का हो, रसिया का हो, ब्रिटेन का हो, कहीं का भी बेसिकली हो। तो ऐसा ही बेसिकली जो ये अमेंडमेंट का प्रावधान है, संशोधन का प्रावधान है, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। सो हम बात करते हैं पहले अमेंडमेंट के बारे में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, हुआ था पहला अमेंडमेंट हमारे हमारे देश का। जब हम सभी को मालूम है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, नया नया हमारा संविधान बना था। तो उस टाइम पे क्या सीन था कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए इम्पोर्टेंट, ये जो इम्पोर्टेंट था कि सभी लोगों में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन वो बराबर तरीके से हो। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदारी एबोलिशन लॉ लेके आती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब भी सरकार किसी किसी की ज़मीन को एक्वायर करती है, अधिग्रहण करती है, तो लोग बेसिकली आर्टिकल जो अपना 19F को लेके और आर्टिकल 31 को लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाते हैं। वहाँ पे इसको चैलेंज करते हैं बार बार। तो उसके बाद में क्या होता है कि पार्लियामेंट क्या करती है कि एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है, और अपने शेड्यूल में 9 शेड्यूल ऐड करती है। हम सभी को मालूम है कि ओरिजिनली हमारे संविधान में 8 शेड्यूल थे, और जो 9 शेड्यूल है वो ऐड होता है 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और ये उसमें बताया जाता है कि जो भी लॉज होंगे, जो हम 9 शेड्यूल में अगर डालते हैं, तो उन उन लॉज को आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, उनमें आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स जो लाया गया था, जो लैंड रिफॉर्म्स किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, उसको हमने 9 शेड्यूल में डाल दिया। और उसके थ्रू, और उसके बाद में कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर पाया, और चैलेंज नहीं कर पाया, इसलिए इन्होंने इसमें इसको डाल दिया था। तो बेसिकली हम अगर शॉर्ट में बताएं तो जो पहला अमेंडमेंट था वो डील करता है लैंड रिफॉर्म को। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पहला amendment, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो पहला संविधान संशोधन था वो किस चीज़ को डील करता है, किस चीज़ से रिलेटेड, तो वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। और उसी के थ्रू 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था संविधान में। ठीक है जी, क्लियर। सो अब बात करते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो क्या बात है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारे देश में हमने बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिला के सबको A B C D मतलब 4 कैटेगरी में हमने स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि आवाज़ें उठने लगी, बहुत से मूवमेंट होने लगी कि हमें भाषाई आधार में, लैंग्वेज के मतलब लिंग्विस्टिक बेस पे हमें स्टेट की मांग बेसिकली होने लगी राज्यों में। तो आपको नाम याद भी होगा, मुझे तो थोड़ा सा मैं उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक रामल्लू पट्टे ऐसे कुछ करके उसका नाम था, शायद आंध्र प्रदेश के थे वो। तो उन्होंने काफ़ी लंबा अनशन भी किया था उन्होंने, और आमरण अनशन उन्होंने किया, और उनकी शायद उनकी डेथ भी हो गई थी उसके बाद में। और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई, उसके बाद में 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। और उसके थ्रू स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन थे फजल अली। मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है। ठीक है। और उसके बाद में जब फजल अली की रिपोर्ट आती है तो उसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज की बात की जाती है। ओके। सो अब, और इसमें एक और चीज़ थी कि यार जो हैविंग कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है इसमें बेसिकली।
करते हैं हम 10th अमेंडमेंट की। तो 10th अमेंडमेंट बेसिकली दादरा एंड नगर हवेली को ऐड किया गया था। एंड वेट जस्ट एंड जो 12th अमेंडमेंट था उसमें गोवा एंड दमन द्वीप को, इसी तरह से 13th अमेंडमेंट नागालैंड को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 371A के थ्रू, ठीक है जी। एंड 14th अमेंडमेंट में पौंडीचेरी को ऐड किया गया था। एंड 22nd अमेंडमेंट में मेघालय को, और 36th अमेंडमेंट में सिक्किम को भारत का पार्ट बनाया गया था और एक स्टेट के तौर पे उनको दर्जा दिया गया था 1975 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई विल से कि जो सिक्किम के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई किस अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को एक स्टेट के तौर पर दर्जा दिया गया, स्टेट के तौर पर मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में आता है सिक्किम के बारे में मेनली। बाकी भी आप याद कर सकते हैं लेकिन सिक्किम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब जो ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में मैंने क्या किया कि जितने भी अमेंडमेंट लैंग्वेज के ऊपर जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, मेनली 3 अमेंडमेंट अभी तक लैंग्वेज के ऊपर हुए हैं, उन तीनों अमेंडमेंट को मैंने एक ही स्लाइड में ले लिया है सो दैट कि आप सभी को कोई इश्यू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली हम सभी को मालूम है कि जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे हमारे संविधान में 14 यानी कि 14 लैंग्वेज थी, हमारे पास 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी। उसके बाद में धीरे धीरे अमेंडमेंट के थ्रू हमारी संविधान में टोटल जो लैंग्वेज होगी वो 22 हो गई है। अब उसको कैसे कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं हम। तो जो हमारे संविधान में 21st अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, उसमें हमने सिंधी को ऐड किया था, यानी जो लैंग्वेज है सिंधी लैंग्वेज, उसको हमने 8th शेड्यूल में ऐड किया था। बेसिकली आपको मालूम होगा कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात होती है वो शेड्यूल नंबर 8 में बात होती है, ठीक है जी। अब 71st अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या किया कि 1992 में कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को हमने ऐड कर दिया था। पहले 14 थे, 14 के बाद में सिंधी 15, फिर 15 प्लस 3 18 लैंग्वेज हमारे यहाँ पे हो गए हैं बेसिकली, ठीक है। एंड उसके बाद 92nd अमेंडमेंट हमने 2003 में किया जिसमें बोडो, डोगरी या डोंगरी, मैथिली एंड संथाली को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद में 18 प्लस 4 के बाद में हमारे पास में हो गए 20, ठीक है। सॉरी 18 प्लस 22 हो गए सॉरी। तो हमारे पास में 22 लैंग्वेज होगी। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि 14 से 22 कैसे हो हमारे पास में। जो तीनों अमेंडमेंट ये आपको याद रखने हैं, 21st अमेंडमेंट, 71st और 92nd, और इनके ईयर भी आपको याद रखने हैं साथ में, और कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें ऐड की गई। पहले में एक लैंग्वेज ऐड की गई थी 21st में, 71st में 3 लैंग्वेज और 92nd में 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया, और तब मिला के 22 लैंग्वेज अब प्रेजेंटली हमारे संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज है 22, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो, अब 24th अमेंडमेंट को पढ़ने से पहले एक बार हम गोलकनाथ केस को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसमें केस पूरा समझाने तो वाला नहीं हूँ कि आप सभी को मालूम होगा क्योंकि गोलकनाथ की बहुत ही बड़ा केस था ये। तो इसकी थोड़ा सा हम इसकी थोड़ा जान लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब जो पार्लियामेंट है, सरकार बेसिकली 24th अमेंडमेंट लेके आती है, तो जस्ट पहले गोलकनाथ केस का फैसला आता है। उसमें कहा जाता है कि भाई पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ ला सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आप कानून बनाइए, लेकिन कानून बनाने के साथ साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कानून बनाओ आप, वो आर्टिकल 13 को कवर करना चाहिए। और आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी लॉ बनाओ वो आर्टिकल 13 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 13 के अंदर जो भी लॉ होते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 13 में ये भी कहा गया कि जो भी आप कानून बनाते हो, उन कानून के द्वारा, उन कानून के चलते अगर उन कानून के चलते अगर फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो वो कानून नल एंड वाइड हो जाएंगे, ठीक है। एंड दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही इस केस में कि पार्लियामेंट के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है। तो ऐसा भी मतलब बेसिकली ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट अपनी मनमानी कर ले, कुछ भी कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात की भाई तीसरी बात ये वही वाली बात की कि जितने भी जो भी लॉ बनाती है, जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा, ठीक है। कि उसको बेसिकली चेक करने का अधिकार होगा कि ये कानून ठीक बनाया है, गलत बनाया है, कैसे बनाया है बेसिकली, ठीक है। ये बात थी। ये बात सुनकर बेसिकली उस टाइम पे जो सत्ता में थी, उस टाइम जो गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की, वो काफ़ी नाराज़ थी और उन्हें 24th अमेंडमेंट लेके आए 1971 में। और उसमें ये कहा गया, पहली बात तो ये चीज़ थी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 और आर्टिकल 36 368 क्लॉज 3 को ऐड किया गया उसमें, ठीक है। एंड बाय एडिंग दीज क्लॉज पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इवन FRA। मतलब ये हो गया कि इन क्लॉज को ऐड करने के बाद में अब जो पार्लियामेंट है वो संविधान के किसी भी भाग को, किसी भी आर्टिकल को, इवन फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती थी, ठीक है। और उसके ऊपर ये कह दिया
बेसिकली इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे जो प्रधान थे, उस टाइम पे जो सरकार थी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई प्रेसिडेंट के पास में उनकी कोई इंडिपेंडेंट कोई पावर नहीं है। अगर हमने यहाँ से अगर बिल पास कर दिया लोकसभा राज्यसभा से, तो उसके बाद में प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी। सॉरी, अपनी असेंट प्रेसिडेंट को देनी ही पड़ेगी। इट वॉज बेसिकली कंपल्सरी फॉर प्रेसिडेंट। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज थी कि भाई प्रेसिडेंट को बिना कुछ, प्रेसिडेंट उसको वापस उसको लौटा नहीं सकता है, प्रेसिडेंट को उसमें कुछ नहीं कर सकता है। बेसिकली प्रेसिडेंट को उसमें अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। तो ये था 24th अमेंडमेंट 1971। ठीक है, अब बात करते हैं 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो इसमें क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट, जो प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको कर्टेल करने की बात इसमें कही गई थी। अब फंडामेंटल राइट जो प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, उसको कर्टेल करने की बात तो कही गई थी। उसके बाद में जब केशवानंद भारती का जो केस आता है 1973, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट इसमें इसमें आती है। बेसिकली इसमें क्या क्या होता है, ये आप कह सकते हो कि बिल्कुल ये इंडियन लीगल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट में से एक मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस हम इसे कह सकते हैं। बेसिकली पहली बात तो ये है कि इसमें लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसमें बैठी थी 13 जजेस की, जो कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। और जिसमें कि जो फैसला आया था 7-6 का आया था, यानी कि 7 जो लोग थे, 7 जो जजेस थे वो पक्ष में थे और 6 लोग विपक्ष में थे। ठीक है, और इसमें बेसिकली इसमें जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब इसको आप दो चीज़ें समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो गोरखनाथ केस जो 1967 में आया था, ये उसका दूसरा पार्ट भी इसको आप कह सकते हैं, उसी को आगे बढ़ा के। और दूसरी थोड़ा सा इसका अपोजिट था बेसिकली, वो जो गोरखनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। क्या कहा था, हम सबको मालूम है कि भाई गोरखनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार आप कुछ भी अमेंडमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फंडामेंटल राइट्स आप अमेंड नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई ठीक है, आपको अमेंडमेंट करना है, तो आप संविधान का कोई भी भाग, कोई भी पार्ट, आप वट एवर यू वांट टू डू अमेंड, आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट वो, उसको भी आप अमेंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली किशन भारती केस में ये कह दिया उन्होंने। लेकिन बट क्या इशू इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्लॉज था कि भाई आप कोई भी आर्टिकल, कोई भी पार्ट आप अमेंड करो, लेकिन ध्यान रखना है उसका कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वॉलेशन ना हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखो, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसका कोई उसके ऊपर कोई आंच ना आए, पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर कोई आंच ना आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने ही चाहिए, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। ठीक है, सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए, या फिर डेमोक्रेटिक नेचर होना ही चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हम फंडामेंटल राइट्स के, जैसे कि हमारा आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 20 हो गया, तो ये सारे के सारे हम बात कर सकते हैं, यही सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। ठीक है, और जो लास्ट में ये बात थी कि यार इस केस में ये भी कहा गया कि जो प्रेम्बल है वो संविधान का पार्ट है, संविधान का ही भाग है। क्योंकि इससे पहले के जो केसेस थे उसमें ये भी कहा गया था कि जो प्रेम्बल है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन लास्ट जब केशवानंद भारती का जो केस आता है उसमें ये कहा जाता है कि प्रेम्बल जो है वो संविधान का ही भाग है। ओके, अब हम बात करते हैं 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। अब इसमें क्या होता है कि जब केशवानंद भारती का केस भी आ जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि देखो, सत्ता में थी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी हमेशा चाहती थी कि यार जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रहे, या जो एग्जीक्यूटिव उससे ऊपर रहे। तो उसमें क्या किया, आर्टिकल 123 क्लॉज 4 को इंसर्ट किया गया। एंड इसमें ये लिख दिया गया कि वट एवर रीजन बिहाइंड प्रोक्लेमिंग इमरजेंसी नो वन कैन क्वेश्चन और चैलेंज। यानी कि राष्ट्रपति, बेसिकली राष्ट्रपति, तो देखो हमें ये पता है कि राष्ट्रपति के नाम से ही इमरजेंसी लगती है, लेकिन राष्ट्रपति इमरजेंसी तभी लगाता है जब प्राइम मिनिस्टर या जो उसकी कैबिनेट होती है वो जब उसको एडवाइस करती है। तो इसमें ये कह दिया गया कि जब राष्ट्रपति अगर इमरजेंसी लगाता है तो कोई भी रीजन रहा हो, नो वन कैन क्वेश्चन और चैलेंज। रीजन कोई भी हो इमरजेंसी के पीछे, कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, एंड दैट विल बी फाइनल। तो ये भी बहुत ही खतरनाक था उस टाइम पे देखा जाए तो। फिर क्या होता है कि 39 अमेंडमेंट उसके बाद तुरंत आ जाता है 1976 में ही। अब ये जो टाइम चल रहा था, इस टाइम में आपको बता देता हूँ कि इस टाइम पे जो इंदिरा गांधी जी हैं, उनका केस चल रहा होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। उनका केस चल रहा, जब जो राजनारायण के साथ उनका केस होता है कि जब वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन उसमें ये बताया जाता है राजनारायण के द्वारा कि जो भी इंदिरा गांधी जो इलेक्शन जीती हैं, वो उसमें उन्होंने बेसिकली धांधली की है,
उनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था बेसिकली वो। तो उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो आता है कि भाई ठीक है, अब इसमें ये कि तब तक के जब तक फैसला आता है तब तक क्या बोलते हैं, आप एक एज ए पीएम काम नहीं करोगे, आप सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम करोगे। लेकिन वो फिर भी अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट किए जा रही थी, और उसमें उन्होंने 39 अमेंडमेंट करके ये जो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें ये कह दिया उन्होंने, पूरा क्या जो इलेक्शन का जो नजरिया है होता है उसको पूरा उन्होंने चेंज कर दिया। कैसे? अब उन्होंने 39 अमेंडमेंट जो किया उसमें ये लिख दिया उन्होंने कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, चाहे वो अभी प्रेसिडेंट में हो या एक्स हो, या वो चाहे एक दिन के लिए बने हो, उनके ऊपर बेसिकली कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। कोई चैलेंज उनके काम को, उनके इलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, और उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल या सिविल केस नहीं चल सकता है। देख लो ये कितना खतरनाक था। मतलब ये जो जो 70s का जो टाइम था, जब इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने बेसिकली काफी कोशिश की कि जैसे कि मतलब एक होता है कि निरंकुश शासन के तौर पे, कि मतलब जैसे एक तानाशाही, उन्होंने काफी कोशिश की। इन अमेंडमेंट्स के थ्रू आप जान सकते हैं कि कितना खतरनाक है उस टाइम पे। ठीक है, अब बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1976 में जो किया गया था, और ये भी काफी विवादों में रहा था उस टाइम पे, और इसको बेसिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को उसमें अमेंड किया गया था। अब पहली बात तो ये कि इसमें पहली बार अमेंडमेंट हुआ था प्रेम्बल में। पहली बार और आखिरी बार जो अमेंडमेंट हुआ है प्रेम्बल में, जो प्रस्तावना में जब अमेंडमेंट हुआ है वो 1976 में हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये बहुत बारी एग्जाम में पूछते हैं, छोटे से लेके बड़े एग्जाम में, कि वो 3 वर्ड्स कौन से हैं जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू बेसिकली अमेंड हुए हैं, जो ऐड किए गए बेसिकली 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो उनमें होता है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड बेसिकली प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। और चौथी बात ये कि इसमें बेसिकली पार्ट 4 ए यानी कि आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया था उसमें। ठीक है, और उस टाइम पे बेसिकली 10 हमारे पास में फंडामेंटल ड्यूटीज थी, और 11 जो ऐड किया गया था वो बाद में ऐड किया गया था, आगे मैं बताऊंगा आपको। और जो इम्पोर्टेंट एक था कि जुडिशियल रिव्यू को बेसिकली ये कह दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से उसकी पावर छीन ली गई थी जुडिशियल रिव्यू की, आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो किसी भी लॉ का। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये बड़ी ऐसी चीज है कि जो लोकसभा का टेन्योर होता है जनरली 5 साल का होता है, उसको 5 से 6 साल का कर दिया जाता है इस टाइम पे। ठीक है, एंड एडेड 31 प्रोहिबिशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज, यानी कि जो 31D, आर्टिकल 31D में बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज का एक जो आर्टिकल है वो ऐड कर दिया गया था, जिसके थ्रू ही जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी उस टाइम पे जो हजारों लाखों की संख्या में जो लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, तो इसी के थ्रू किया गया था, जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज के थ्रू, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी हो उस टाइम पे, या बहुत सारे ऐसे नेताओं को बंद कर दिया गया था जेल में। तो वो शायद यही इस टाइम पे एक लॉ था, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी नेशनल, और इसी के ऊपर उन्होंने बंद कर दिया था उस टाइम पे। तो चलिए बात करते हैं। अभी 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, जो कि मोरारजी देसाई के टाइम पे आया था। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी को पीएम पद से हटा दिया गया था उस टाइम पे, और मोरारजी देसाई उस टाइम पे पीएम थे हमारे। और अगर हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे, प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा कि 42nd ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था, वैसे देखा तो मतलब पॉजिटिव नेचर में देखा जाए तो 42nd ज्यादा इंपॉर्टेंट 44 था। हालांकि वैसे तो 42nd बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन 44 उससे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें काफी चीजें पॉजिटिवली हुई है। कैसे, क्या क्या चीजें हुई? पहली बात तो ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को बेसिकली फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट के तौर पर आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरी बात ये, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था संविधान में आर्टिकल 352 में, उसको आर्म रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया। यानी कि जब इंदिरा गांधी जी ने जब उस टाइम पे इमरजेंसी प्रोक्लेम की थी, तो बेसिकली इसी के बेस पे की थी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी हमारे देश में, और इसलिए हम इमरजेंसी प्रोक्लेम कर रहे हैं, इमरजेंसी लगा रहे हैं। तो उस चीज को चेंज कर दिया गया आर्म रेबेलियन, या फिर जब हम पे कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो हम तभी इमरजेंसी का यूज करेंगे। ठीक है, और एक और चीज इसमें ऐड की इम्पोर्टेंट चीज, कि भी जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 20 बेसिकली ये कहता है कि आपके पास में बहुत सारे राइट्स होते हैं। जब आपके, अगर मैं समझाऊंगा तो काफी लंबा तो नहीं है, चलो सिंपली अगर बता देता हूँ, आर्टिकल 20 में बात कह ही दी है, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली आर्टिकल 20 ये कहता है, मैं फास्टली बताता हूँ कि पहली बात तो ये है आर्टिकल 20 के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को बेसिकली
एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि उसको आपने सजा दे दी, मतलब कि एक बार उसने क्राइम किया और 2 साल की उसमें सजा थी, 2 साल की उसको सजा मिल चुकी है, 2 साल के बाद में दोबारा से वो दिखता है आपको कहीं पे और उसको दोबारा से उसको उसी क्राइम के खिलाफ पकड़ लेते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उसमें जिस टाइम पे उसने क्राइम किया है उसी उसी टाइम के कानून के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए, ना कि पहले और ना कि बाकी का कानून के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मतलब कि 2020 में उसने कोई क्राइम किया है और उसकी सजा दो 5 साल की, उसकी उसकी पनिशमेंट 5 साल की थी, और क्या होता है कि 2022 में एक अमेंडमेंट होता है, उसी क्राइम पे 5 की जगह 10 साल की उसमें सजा हो जाती है। और तो ऐसा नहीं है कि उस आदमी को आप 5 की जगह 10 साल की सजा करोगे, उसकी सजा तो 5 साल ही होगी। ठीक है। तो दूसरी बात तो ये थी। तीसरी बात ये थी कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। ओके। और 21st आर्टिकल तो आपको पता है कि उसमें बेसिकली लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में उसमें बताया जाता है। तो ये जो दोनों आर्टिकल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों को सस्पेंड बेसिकली इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। फॉर नेशनल इमरजेंसी नीड स्पेशल मेजोरिटी नॉट सिंपल। बेसिकली इसमें ये बात कही जाती है कि वेट 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 यस। सो नेशनल इमरजेंसी के लिए ऐसा नहीं कि आपको सिंपल मेजोरिटी, आपने सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट में कर दी और नेशनल इमरजेंसी हमने लगा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 की, यानी कि 2/3 आपको वोट चाहिए होते हैं स्पेशल मेजोरिटी में। ठीक है जी। अब 352 में जो जुडिशियल रिव्यू था वो उसको रिस्टोर कर दिया गया इसमें। जो 42nd अमेंडमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट से जो पावर छीनने की कोशिश की गई थी जुडिशियल रिव्यू की, वो 44th अमेंडमेंट में उसको रिस्टोर कर दिया गया। ठीक है। अब बात है कि एन इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस टेंडर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द कैबिनेट। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने सिंपल कह दिया प्रेसिडेंट को कि आपको इमरजेंसी लगानी है और उन्होंने लगा दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें बेसिकली जितने भी आपके मंत्रिमंडल में जितने भी आपके नेता लोग हैं उन सभी के साइन होने चाहिए, और सभी के असेंट इसमें होने चाहिए। उसके बाद ही आप इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी आपको मालूम होगा कि जब इमरजेंसी के टाइम पे जो मीडिया थी उसको सेंसर कर दिया गया था, तो उस मीडिया को भी बेसिकली राइट ऑफ द मीडिया टू रिपोर्ट फ्रीली एंड विदाउट सेंसरशिप, तो उसको भी फ्री कर दिया गया था मीडिया को इसमें। तो ये बेसिकली इसमें पॉजिटिव चीजें थी 44th में, जो कि 42nd में आपको सारे के सारे चीजें नेगेटिव देखने को मिली थी, एक दो चीजों को छोड़ के। ठीक है। चलिए शुरू आगे चलते हैं। तो 52वां संविधान संशोधन की 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें क्या, इसकी स्टोरी भी एक बड़ी खास है बेसिकली। देखो अब मैं बहुत लंबा कहीं बहुत डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, बट इसमें ये बेसिकली बताया जाता है कि अगर किसी पार्टी का कोई मेंबर अगर दूसरी पार्टी में चला जाता है इलेक्ट होने के बाद में, तो उसको उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता है कि 1985 के टाइम पे 84 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनका असैसिनेशन हो जाता है, और 85 में ही जब चुनाव होते हैं 85 के आसपास, तो राजीव गांधी की सरकार आती है और बहुत ही मेजोरिटी के साथ में आती है, अराउंड 400 समथिंग उनकी सीट आती है। और वो बड़े इनएक्सपीरियंस्ड उस टाइम में नेता थे, नए नए थे, तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि यार मतलब मेरी पार्टी के जितने भी एमपी हैं लेकिन दूसरी पार्टी में चले जाएं और मैं बेसिकली खाली हाथ रह जाऊं। तो वो बेसिकली ये जो 10 शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लेके आए थे राजीव गांधी की सरकार में उस टाइम पे, वो खुद लेके आए थे 85 में। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए लेके आए थे कि ताकि बेसिकली एक जो सत्ता है मतलब जो सरकार है वो कंटिन्यू चलती रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। अब बात करते हैं 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 की। तो इसमें सिंपली ये बात कही गई कि जो हमारी वोटिंग की एज थी वो 21 से लेके 18 कर दी गई, यानी कि डिक्रीज कर दी गई बेसिकली वोटिंग की एज को। पहले वोट देने की एज थी वो 21 साल हुआ करती थी, और 89 में यानी कि 1989 में यह जो वोटिंग एज है वो 18 साल कर दी गई। और ये अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत आप वोट करते हैं, तो वो आर्टिकल 326 के तहत करते हैं। ठीक है। अब 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 क्या कहता है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी कि जो एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा बेसिकली दिल्ली को दिया गया 69 अमेंडमेंट 1991 के थ्रू, जो कि आर्टिकल 239 ए में डबल ए में फॉल करता है। ओके। 73 अमेंडमेंट 1992, बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि पहले बात तो पंचायती राज से संबंधित है 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है। 24 अप्रैल को ये किया गया था, 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि इसमें बेसिकली
पार्ट 9 ऐड किया गया संविधान में, ठीक है, और 11 शेड्यूल ऐड किया गया संविधान में, ठीक है। दो चीजें, पार्ट 9 और 11 शेड्यूल आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एंड इसको बेसिकली एक जो पंचायती राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। और पंचायती राज में आपको 29 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ओके, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 29 सब्जेक्ट इसमें हैं। तो उसमें 3-4 चीजें जो कि आपको याद रखनी है। ओके, चलते हैं आगे। सो सेम टाइम पे 74th अमेंडमेंट होता है, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज को ग्रांट किया जाता है, ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको दिया जाता है अर्बन लोकल बॉडीज को साथ में। और इसके साथ में पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ था, पंचायती राज में पार्ट 9 ऐड किया गया था, और यहाँ पे पार्ट 9A ऐड किया जाता है 74th अमेंडमेंट के थ्रू, एंड 12 शेड्यूल इसमें ऐड किया जाता है। अब देखो हमारे संविधान में टोटल 12 ही शेड्यूल है, और 12 जो आखिरी जो लास्ट शेड्यूल है वो बेसिकली डील करता है अर्बन लोकल बॉडीज से, ठीक है। और इसमें बेसिकली 18 सब्जेक्ट हैं, जो कि म्यूनिसिपैलिटीज वाला है, इसमें 18 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो दोनों चीजें होगी, आगे चलते हैं। अब जो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 है, इसमें बेसिकली बात कही गई कि एलिमेंट्री जो एजुकेशन होती है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21A के थ्रू। अब आर्टिकल 21 में तो आपको पता है कि लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात की जाती है, और आर्टिकल 21A में बात की जाती है कि एजुकेशन बेसिकली जो फ्री एजुकेशन जो मिलनी चाहिए एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, मैंडेटरी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें बेसिकली एक नया फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया 51A के तहत। आपको मैंने बताया था कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में जब आर्टिकल 51 है और पार्ट 4A जब ऐड किया गया उस टाइम पे, तो उस टाइम पे 10 हमारे पास में फंडामेंटल ड्यूटीज थी, और जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऐड किया गया है वो ऐड किया गया है 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत। ओके, और इसे बताया जाता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। बेसिकली इसमें बताया जाता है कि जो पेरेंट जो होते हैं बच्चों के, उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 साल के बीच के बच्चों को वो स्कूल में शिक्षा दें या दिलवाएं। ओके, तो ये बेसिकली 11 शेड्यूल यहाँ पे मैंने 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं। आप चाहो तो इनको लिख सकते हैं, आप चाहो तो इनको याद आपको करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कभी कभार कि इसमें एक ऑप्शन में उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी, एक ऑप्शन में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दे दिया, एक में डीपीएसपी दे दिया, एक में कुछ और दे दिया, एक में फंडामेंटल ड्यूटीज दे दिया। उसमें से आपको पूछा गया कि इसमें से बताइए कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं 89th अमेंडमेंट 2003 की, ठीक है। तो इसमें बात की गई है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, यानी कि जो आर्टिकल 338 है इसमें तो नेशनल कमीशन था शेड्यूल कास्ट के लिए, और 38A में बेसिकली बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब के। ध्यान रखना, आपको बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बेसिकली शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कमीशन बनाया गया है वो कौन से आर्टिकल में, तो वो 38A में है। और जो शेड्यूल कास्ट के लिए यानी कि जो एससी के लिए है, एससी के लिए तो है अपना इसमें 308 में, और जो एसटी के लिए बनाया गया है वो बनाया गया 308A में। ओके, गॉट इट, ठीक है। अब आगे चलते हैं 91st अमेंडमेंट 2003। इसमें बात की जाती है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15%। बेसिकली ये कहते हैं कि जो लोकसभा में या फिर विधानसभा में जितने भी एमएलए या एमपी होते हैं उनका 15%, यानी कि प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री को लगा के 15% से ज्यादा आप कैबिनेट मिनिस्टर या मंत्रियों को मंत्री नहीं बना सकते हैं। और नॉट लेस देन 12, यानी कि 12 मंत्री तो कम से कम होने चाहिए आपके पास में, और उससे ज़्यादा अगर बात करते हो तो 15%, जितना भी बन रहा होगा 15% ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट दिल्ली में आप 10% दिल्ली में है, 10% का मतलब कि आप 7 मंत्रियों को ये शपथ दिला सकते हैं दिल्ली में, ठीक है जी। चलिए आगे 97 अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं, 2011 में जो आया था, तो ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। एंड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेड फंडामेंटल राइट, यानी कि आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 19 जो सी है, 19 का जो सी है वहाँ पे आपको
फॉर्म एसोसिएशन की बात की जाती है कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, संघ बनाने की जो स्वतंत्रता मिलती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत ही आपको मिली हुई है, समझ लो। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ की, इसमें जो डीपीएसपी होती है आर्टिकल 43 बी में, उसको भी बेसिकली प्रमोट करने की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने की इसमें बात कही गई है डीपीएसपी में, क्योंकि आर्टिकल 43 बी में आता है। और एक नया जो पार्ट ऐड किया गया, 9th बी। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जो 9th पार्ट है, 9th पार्ट में हमने ऐड किया था क्या, पंचायत को। जो 9th ए था, जो उसमें हमने ऐड किया था म्यूनिसिपैलिटीज को। अब जो 9th बी है, इसमें हमने ऐड किया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, तीनों की तीनों चीजें। और इनका आपको अमेंडमेंट भी याद रखना है, कौन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमने ये चीजें की है। चलिए आगे चलते हैं। सो 99 अमेंडमेंट की बात करते हैं, 2014 में जो किया गया था एनजेक को लेके, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेके। तो क्या होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो भी जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू पहले किए जाते थे। बाद में क्या होता है कि पार्लियामेंट लेके आती है एनजेक। एनजेक का मतलब हो गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेके आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड कर देती है, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देती है। और जो अपना कॉलेजियम सिस्टम जो पुराना वाला था उसी को चलाती है, तो वही चल रहा है अभी भी। ठीक है जी। तो 100th अमेंडमेंट की बात करते हैं, 2015 में जो किया गया था, जिसमें सिंपली ये है कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें कि इंडिया का कुछ पार्ट बांग्लादेश में चला गया, बांग्लादेश का कुछ पार्ट इंडिया में आ गया। बेसिकली 3 बीघा कॉरिडोर करके कुछ इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी अपना हो गया 100th अमेंडमेंट। 101st अमेंडमेंट की बात करते हैं, बहुत ईजी है, आप सभी को मालूम होगा, 2016 में भी आया था ये। और इसमें जीएसटी से रिलेटेड इसमें बात कही गई है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 279 ए में फॉल करता है। बात करते हैं 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 की। इसमें बेसिकली ये था, जो जो बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नहीं, जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो लॉ बनाने थे, जो भी उनको रिजर्वेशन दी जाती है, तो उसमें ये कहा गया था सेंटर ने कि वो हम देंगे। अब स्टेट से छीन के अपने पास उन्होंने बेसिकली अपने पास इस चीज़ को ले लिया था। लेकिन जो बिल हाल ही में 105वां जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद में इस चीज़ को रिस्टोर करके स्टेट के पास में ये पावर दे दी गई कि ठीक है, आप जो ये बैकवर्ड क्लासेस से जो लोग होते हैं, इनके लिए आप ही लॉ बना लीजिए, आप ही इनको रिजर्वेशन दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 105वां इसके बाद पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 130वां जो अमेंडमेंट है 2019 में जो आया था, इस सभी को मालूम है, ये 10% रिजर्वेशन है, जो कि ईडब्ल्यूएस जो सेक्शन होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए 10% रिजर्वेशन की इसमें बात कही गई है। 104वां अमेंडमेंट जो 2020 में होता है, उसमें बेसिकली जो एससी और एसटी के जो जो कि लोकसभा और विधानसभा में जो मेंबर्स होते हैं, वो 70 से 80 साल तक कर दिया गया। नहीं, पहले जो 70 ईयर्स का जो उनके लिए रिजर्वेशन था, 10 साल उसको और बढ़ा दिया गया, हाँ, 104वें अमेंडमेंट के थ्रू। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो होती है कि जो एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा में, जो दो मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते थे हर एक लोकसभा में, तो उनको ख़त्म कर दिया गया, उसको बेसिकली रिमूव कर दिया गया इस रिजर्वेशन को। और जो बेसिकली जो अपने विधानसभा में जो एक मेंबर होता था, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो अब जो भी नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे, तो उसमें एंग्लो इंडियन से कोई भी सदस्य नॉमिनेट नहीं होगा। ओके, हालांकि वो फ्रीली अगर आना चाहें, तो अगर वो ओपन से आना चाहते हैं ओपन से आ सकते हैं, लेकिन उनको प्रेसिडेंट या उनको राज्यपाल कोई नॉमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ 105th अमेंडमेंट, उसके थ्रू ये बताया गया है कि जो अभी 102वां जो अमेंडमेंट था, उसका एकदम उल्टा आप कह सकते हैं इसको, कि 102वें अमेंडमेंट में क्या क्या किया था गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जो पावर थी स्टेट गवर्नमेंट के पास में, मतलब आइडेंटिफाई करने की, जो स्पेसिफाइड सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लासेस के लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की, उनके लिए रूल्स बनाने, उनके लिए लॉ बनाने की, वो अपने पास में ले लिया था। लेकिन इसमें क्या किया गया 105वें अमेंडमेंट में, कि रिस्टोर कर दिया गया इस चीज़ को, और ये पावर बेसिकली स्टेट को और यूटीज को ही दे दी गई कि ठीक है, आप ही इनके ऊपर, आप ही इनको देखिए, इनको आप आइडेंटिफाई कीजिए, और इनके लिए आप रूल्स या रेगुलेशन लॉ वगैरह जो भी आपको बनाने हैं, आप बनाइए इनके ऊपर। ठीक है, आप इनको चाहो तो इनको आप आरक्षण देना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी। होप सो आपको मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। मैंने बहुत ज़्यादा कोई ऐसी लैंग्वेज का मैंने कोई यूज़ किया नहीं है,
कि मैं कोई लॉ का छात्र नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी लैंग्वेज यूज़ करूँगा। मैं सिंपल एक आर्ट्स का छात्र हूँ, पॉलिटी का छात्र हूँ। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी जिनका भी एग्ज़ाम होगा, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।